दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों इससे पहले मैंने आपके साथ HP TGT टैट आर्ट्स का जिसको कि दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाया गया था उसके क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व किया था, जिसमें कि 15 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये वीडियो उसी का ही दूसरा भाग है। आज भी मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ प्रयत्न करने के बावजूद, कुछ अटैम्प्ट्स देने के बावजूद आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करते समय ये मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर आपको किस तरह के सवाल पूछेगा, और उसी तरह के सवालों को ध्यान में रख करके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। यदि आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 75 तक जो सवाल थे उनको डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 75 के बाद जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है कि तुगलकनामा किसने लिखा था। ऑप्शन ए चंद बरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, तुगलकनामा अमीर खुसरो की ही रचना है। अमीर खुसरो से आपको कुछ और भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है, ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार जो है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है तबला और सितार, इसका आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने तकरीबन 7 राजाओं का, 7 सुल्तानों का शासन देखा है, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो के गुरु जो है, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे दोस्तों वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया जो है, इनके शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। ये भी आपको सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने जिसकी रचना की है, तो चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो, इसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ 1192 में, 1191 और 1192 में तराइन के जो युद्ध हुए उनका जिक्र आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। मैंने आपको पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें आपको कहा था कि कई पुस्तकें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और टैट के एग्ज़ाम में कई बार बहुत कॉमन है कि आपको पुस्तकों से सवाल पूछे जाए। तो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो इस सवाल को हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर दिया था। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। तो गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, रामचरितमानस। और आपको सवाल पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की। तो ये तुलसीदास ने अवधी भाषा में की है। तुलसीदास, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि तुलसीदास किस मुगल शासक का समकालीन था। तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक तुलसीदास नहीं थे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। हालांकि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अप्रैल को, ऑप्शन बी 7 जनवरी, ऑप्शन सी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि डेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और यदि सवाल पूछा जाए 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसी तरह से डेज आप ज़रूर
प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी एंटली, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत में दो ही गवर्नर जनरल हुए दोस्तों, एक हुए लॉर्ड माउंटबेटन और एक हुए राजगोपालाचारी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन। और अगर आपको सवाल पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस सवाल का जवाब होगा राजगोपालाचारी। यदि आपको सवाल पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी आपका आंसर राजगोपालाचारी होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तब होगा आंसर माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी। ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, ज़रूरी सवाल है। और यदि आपको सवाल पूछा जाए भारत के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मत यानी कि वोट देने की आयु को 21 वर्ष से हटा करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संवैधानिक संशोधन। इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 61वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था। इसके तहत भारत में वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने के लिए जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं, जो संवैधानिक संशोधन इसमें लिखे गए हैं, जो पूछे गए हैं, ये इनमें से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। 42वां संवैधानिक संशोधन जो दोस्तों ये आपको पूछा जा सकता है किस वर्ष हुआ, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में यानी कि 1976 में हुआ था। 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान की संज्ञा 42वें संवैधानिक संशोधन को दी गई है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किस वर्ष संशोधन किया गया? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ था 1976 में, इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया और वो शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। इसके अलावा 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ, इसमें भारतीय संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए। भाग 4 क जो कि मौलिक कर्तव्य है। आपको पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन होगा आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जिसको 1976 में जोड़ा गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ है, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और 73वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों ये 1992 में हुआ है, 1992 में। इस संवैधानिक संशोधन में भारत में पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायती राज। ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से, और 74वां संवैधानिक संशोधन जो है वो नगर निगम से है, नगर पालिकाओं से। आपको इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी। इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में यदि जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे
वरिष्ठ यानी कि सबसे एक्सपीरियंस जज होगा, वो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाएगा। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संविधान में जो मुख्य पद हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, कानून मंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है, सेनाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इन सवालों का जवाब राष्ट्रपति है। नेक्स्ट दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को भी शपथ जो है उपराष्ट्रपति को यदि पूछा जाए और उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इस सवाल का भी जवाब राष्ट्रपति ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन कीव, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन संगम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी पानीपत। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है और ये मकबरा औरंगज़ेब ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा इसका निर्माण किसने किया, तो औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में किया। आपको पूछा जा सकता है और जो बीबी का मकबरा है किसकी याद में बनाया गया है, तो ये औरंगज़ेब की पत्नी जिनका नाम है दिलरास बेगम, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। हैदराबाद में 4 मीनार है दोस्तों, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। दिल्ली में कुतुब मीनार है और भी बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में हैं। तो कौन से फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ पे है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी रहमत अली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने लिखी है कविता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम जो है पाकिस्तान, ये टर्म कॉइन जो की गई है रहमत अली के द्वारा की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने एक नारा दिया जय जवान जय किसान, नारा तो दिया था जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, लेकिन इसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया। 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया है और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर को मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हैं। अगर आप टैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जेबीटी के लिए भी हमने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। वो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। तो उन सवालों में अगर आप देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर को हमने कई बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे। तो 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जो थे, ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी जॉर्ज षष्ठम, ऑप्शन डी रानी विक्टोरिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जॉर्ज षष्ठम, यानी कि जॉर्ज सिक्स्थ जो है ये भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट थे। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया था भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैंने आपको बताया माउंट क्लेमेंट एटली। ये सवाल एग्जाम में इस तरह के, मैंने पहले आपको कहा था कि इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो है ऑप्शन डी। सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है 15। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं या स्थायी सदस्य कितने हैं, देखिए जो 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होते हैं इसमें 5 सदस्य होते हैं स्थायी, यानी कि परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 होते हैं।
तो आपसे स्थायी सदस्य कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य एक तो ब्रिटेन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा रूस है, चौथा फ्रांस है और पांचवा जो है चाइना है, चीन। तो ये भी आपको एग्जाम में कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो ध्यान रखिए बुद्ध चरित्र को हम बौद्धों का रामायण भी कहते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी आम्रपाली। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बुद्ध चरित्र जो लिखी है अश्वघोष ने लिखी है। आपको सवाल पूछा जा सकता है अश्वघोष किसके दरबार में राजकवि थे। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा कनिष्क, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो वसुमित्र है दोस्तों, देखिए जो बौद्ध संगतियाँ हैं इतिहासकार में, प्राचीन इतिहास में अगर आप देखेंगे जो बौद्ध संगीतियाँ, कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, राजगृह में। और जो अंतिम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी कश्मीर में, जो कि कनिष्क के द्वारा की गई थी। और उस बौद्ध संगीति का यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आपको सवाल पूछा जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे की गई या किस राजा के समय पर की गई या किस राजा ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों ध्यान रखना ये कश्मीर में हुई है और कनिष्क के द्वारा करवाई गई है। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। इसके अलावा ये जो नागार्जुन है या आम्रपाली है, इनका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। जैसे कि जो आम्रपाली है ये वैशाली की एक बहुत प्रसिद्ध राजकीय नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी कि भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी राधाकृष्ण, ऑप्शन डी वीवी गिरी। देखिए दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन हैं, हालांकि ये चारों लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, लेकिन जस्टिस हिदायतुल्ला जो है, जस्टिस हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए इस तरह के आसान सवालों को कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपको सवाल पूछा गया है कि भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के नाम के आगे ही जस्टिस लगा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जस्टिस हिदायतुल्ला। और जस्टिस हिदायतुल्ला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र वो मुख्य न्यायाधीश है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उपराष्ट्रपति के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारत के उपराष्ट्रपति रहे और बाद में दूसरे राष्ट्रपति बने, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। वीवी गिरी ये भी भारत के इन्होंने भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी साधारण बिल, ऑप्शन डी चुनाव सुधार बिल। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक से कुछ और भी सवाल बनते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन डिसाइड करता है, कौन ये निर्णय लेता है कि कोई बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष हो, लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय लेता है कि कोई बिल यानी कि कोई बिल जो है, कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि धन विधेयक राज्यसभा को कितने दिन में पास करना होता है या राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है। तो ध्यान रखिए राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के भीतर उसे धन विधेयक को पास करना है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने धन विधेयक को पास नहीं किया तो ये समझा जाता है कि वो राज्यसभा से पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है, इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी जो है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। वायुमंडल की जो परत है, वायुमंडल में कुल परतें पाई जाती है 5। सबसे नीचे जो परत होती है वायुमंडल की ज़मीन की तरफ को, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर। और दूसरे नंबर पर जो वायुमंडल की परत होती है उसको समताप मंडल कहते हैं, जो कि बादल विहीन है।
आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत जो कि हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से करती हैं, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की कौन सी परत में है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की समताप मंडल में है। हवाई जहाज़ वगैरह जो चलते हैं दोस्तों, वो भी समताप मंडल में ही चलते हैं, इसलिए समताप मंडल को हम कई बार आदर्श परत भी कहते हैं, आदर्श परत। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बादल जो है, बादल यानी कि जलवाष्प या जो धूल कण है वो कौन सी परत में होते हैं? तो वो होते हैं क्षुभ मंडल में। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि मौसम संबंधी जानकारी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है या किस परत से हमें मौसम संबंधी जानकारी मिलती है? तो इस सवाल का जवाब होगा दोस्तों क्षुभ मंडल। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। मैंने पहले भी आपको कहा था मैं वीडियोस को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैट आपसे नहीं निकल रहा, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ यही वीडियोज़ देखिए, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिन सवालों को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँ। तो दोस्तों अभी ये वीडियो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, जीके के अभी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, उनके लिए एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।